नमस्कार। अगला वीडियो में हम देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी और वैक्यूल्स के बारे में, जहां माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, एनर्जी बनाने का काम कर रहा था, जिसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। गल्जी बॉडी क्या कर रहा था, ऊर्जा का परिवहन कर रहा था, ऊर्जा का परिवहन कर रहा था। वैक्यूल्स क्या कर रहा था, वैक्यूल्स हमारे बॉडी में जो 65% पानी है उसको स्टोर कर रहा था। हम अगला वीडियो में आपको क्लास दे चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी और वैक्यूल्स के बारे में। अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। अभी हम देखेंगे कोशिकांग। एक कोशिकांग, अगला कोशिकांग जो कोशिका में मौजूद है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखेंगे, यानी कि जिसको कहा जाता है तारक काय। तारक काय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं, जिसका खोज बोबरी ने किया था, जिसका खोज बोबरी ने किया था। और सेंट्रोसोम में क्या काम करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करता है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या नाम, मतलब एक सेल है, एक सेल टूटकर, एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जैसे अगर हम बोले कि एक कोशिका टूटकर दो नया कोशिका का निर्माण करता है, एक कोशिका टूटकर जो नया कोशिका निर्माण करता है, इसलिए कहा जाता है कि सेंट्रोसोम जो है वो पुनर्निर्माण का काम करता है। सेंट्रोसोम जो है वो पुनर्निर्माण का काम करता है। सेंट्रोसोम पुनर्निर्माण का काम करता है, यानी कि सेल डिवीजन का काम करता है। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी में सेल डिवीजन होता है वो हमारे लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन होता है वो हमारे कहाँ पे होता है, हमारे लीवर में होता है। सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हमारे लीवर में होता है। देखिए, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन लीवर में होता है, सही है, लेकिन अत्यधिक सेल डिवीजन होना भी ये खतरा हो जाता है। कभी कभी अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन होना भी, ऐसा कोशिका जिनमें ज्यादा सेल डिवीजन करने की क्षमता हो, यानी कि जिसमें सेंट्रोसोम ज्यादा वर्क करता है, उसमें ज्यादा सेंट्रोसोम अगर वर्क करेगा तो क्या होगा, क्या हमारे कोशिका विभाजन ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सेल डिवीजन होना कैंसर हो जाएगा। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर सेल डिवीजन ज्यादा हो जाए, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन ज्यादा हो जाए, वो कंट्रोल में ना रहे, सेल डिवीजन कंट्रोल में ना रहे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को कैंसर हो जाता है। अगर हम एक ही शब्द में आगे देखेंगे कि ब्रेन, ब्रेन जो होता है, ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ब्रेन की जो कोशिका है, यानी कि न्यूरॉन, ब्रेन की कोशिका जो है यानी कि न्यूरॉन, तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो आप बोलिएगा कि अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और सेंट्रोसोम के वजह से, यानी कि सेल डिवीजन ज्यादा होने की वजह से आदमी को क्या होता है, कैंसर होता है। सेल डिवीजन ज्यादा हो जाएगा तो आदमी को क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। किसी भी पार्ट में, बॉडी का एनी पार्ट में, अगर कोई भी पार्ट में अगर सेंट्रोसोम ज्यादा वर्क कर गया और सेल डिवीजन ज्यादा हो गया तो उस पार्ट में क्या हो जाएगा, आदमी का कैंसर हो गया। लेकिन ब्रेन में कौन सा सेल पाया जाता है, न्यूरॉन पाया था, और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता है। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता। अब न्यूरॉन में सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होगा, लेकिन क्या होता है, ब्रेन में तो कैंसर होता है। ब्रेन में कैंसर, आप सोच, आपका दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ब्रेन में जो कोशिका होता है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी ब्रेन कैंसर कैसे होता है। तो सुनिए आप, ब्रेन का जो 90% हिस्सा है, ब्रेन का जो 90% भाग है, वो न्यूरॉन की सेल से बनी होती है, वो न्यूरॉन से बनी होती है। लेकिन वहीं पे 10% जो हिस्सा है वो गिलियल सेल से बना होता है। ब्रेन का 90% भाग न्यूरॉन से बना होता है, 10% भाग जो है वो गिलियल सेल से बना होता है। उसी 10% भाग में गिलियल सेल अगर ज्यादा ग्रो कर जाए, गिलियल सेल में सेल डिवीजन होता है, यानी कि गिलियल सेल जो है उसमें सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम उसमें पाया जाता है। गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और गिलियल सेल के वजह से ही क्या होता है, ब्रेन कैंसर। और ब्रेन कैंसर का पहला लक्षण जो होता है वो ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर ब्रेन कैंसर का पहला लक्षण होता है, जो गिलियल सेल की वजह से होता है, जो गिलियल सेल की वजह से होता है। आप समझ गए, ब्रेन का 90% भाग जो न्यूरॉन से बना होता है, और न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। गिलियल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, यानी कि गिलियल कितना परसेंट भाग में पाया जाता है, ब्रेन का 10% भाग में गिलियल सेल पाया जाता है, जिसमें सेंट्रोसोम मौजूद होता है, और यही जिम्मेदार होता है ब्रेन कैंसर कराने का, ये ब्रेन ट्यूमर कराने का। ब्रेन ट्यूमर क्या है, कैंसर का एक पहला लक्षण है। देखिए, हम अगला टॉपिक जाएंगे, अगला पॉइंट में जाएंगे। अगला कोशिकांग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत प्रद्रव्य जालिका, अंत प्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्या है, एक ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये भी कोशिका में पाए जाने वाला क्या है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लिखे तो ईआर कर देते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी कोशिकांग है। एक क्या है, एक कोशिकांग है जिसकी रचना एक जाल की तरह होती है, और यह क्या करता है, ये अंत कंकाल के काम करता है। ये क्या करता है,
अंत कंकाल का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अंत कंकाल का काम करता है, यानी ये जो कोशिका है, ये कोशिका, इस कोशिका के अंदर, ये कोशिका के अंदर, ताकि ये कोशिका पिचक ना जाए, पिचकने नहीं देता है, ये क्या करता है, एक पिलर के जैसा काम करता है। जैसे आप एक घर बनाते हैं तो एक घर में क्या देता है, अंदर से मतलब पिलर लगा हुआ रहता है ना, तो ये घर जैसे पिचक ना जाए, उसी तरह ये सेल जो है ये पिचक ना जाए, जिस वजह से क्या करता है, ये ईआर काम करता है। इसको ये क्या करता है, ये अंत कंकाल का काम करता है, ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हो जाता है एस ई आर और एक होता है क्या, आर ई आर। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हम लिखे हैं एस ई आर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये वसा निर्माण का काम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वसा निर्माण का काम करता है। इसको अगर हम एक फिगर के तौर पे इसको हम इस तरह से बनाएं, अगर हम इस तरह से बनाएं इसको हम, ये हो गया हमारा ई आर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक पार्ट जो होगा, एक पार्ट जो होगा बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्मूथ होगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा, यानी कि स्मूथ, इसको कहेंगे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ जाइए। और यहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे छोटे 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 धब्बे पाए जाते हैं। यहाँ पे छोटे हम कण बोल सकते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, या कण बोल सकते हैं हम। इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, राइबोसोम। अब ये क्या करता है, एस ई आर तो वसा निर्माण का कार्य करता है, लेकिन आर ई आर जो है वो प्रोटीन निर्माण का काम करता है। देखिए एक्चुअली आर ई आर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एक्चुअली ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कहा जाता है। ऐसे कह सकते हैं हम कि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर हम इसको देखें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर देखें तो एक भाग क्या है इसका, स्मूथ है, एक साइड क्या है इसका स्मूथ है, और एक तरफ क्या है इसका रफ है। रफ यानी कि इसमें धब्बे धब्बे जैसा कुछ छोटे 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 कण पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहें, यही कण को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम मेनली क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। क्योंकि ये है ईआर के तरफ, सॉरी आर ई आर के तरफ, तो इसमें क्या होता है, आर ई आर के तरफ जो राइबोसोम है, तो इसमें कहा जाता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन निर्माण का काम करता है। लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक्चुअली प्रोटीन नहीं बनाता प्रोटीन राइबोसोम जो है वो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का काम करता है। अब कंप्लीट नहीं समझ में आ गया, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।